Hello students, welcome to VDS coaching and all of you good morning. Let us start about tense. चलो आज हम लोग टेंस के बारे में समझते हैं। ठीक है, ऐसे तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस के अपने चार चार फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो उन चार फॉर्म को ठीक ना, हमने यहाँ पर बोर्ड पर बारी बारी से यहाँ समझाऊंगा। और ऐसे जनरली आप लोग देखेंगे तो किताबों में तो इसके तरह तरह के पहचानने के तरीके हैं। उसको हिंदी में डिफिनेशन होते हैं, कुछ पहचानने के तरीके बताए जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान है ता है, ती है, ते हैं, है ना। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लगा रहता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता है। ठीक ना, रहा है, रही है लगा रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। तो वो सब हिंदी में पहचानने के तरीके हैं। लेकिन हमारा जो पेपर होता है 12th क्लास के, वो टोटली जो होते हैं इंग्लिश में होते हैं, टोटल इंग्लिश में होते हैं। तो वहाँ पर होता है ती है, रहा रही तो नहीं रहता है ना। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कौन किस टेंस का है? तो उसको हमको इंग्लिश में ही पहचानना होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बारी बारी से यहाँ पर देखेंगे टेंस को। और उतना डीपली इसको हम लोग नहीं देखेंगे, बस हम लोग एट द पॉइंट उस सेंटेंस को समझेंगे, जैसा कि उस कंसेप्ट को समझेंगे जैसा कि एग्जाम में आता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ प्रेजेंट टेंस ऊपर लिखा हूं मैं यहाँ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के चार फॉर्म होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये चार फॉर्म है, चार को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरली देखा जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जो होते हैं उसमें ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, एवरीडे, ये जितने वर्ड मैं लिखा हूं ये अधिकांशतः देखा जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में दिखता है। तो किसी भी अगर सेंटेंस में अगर इन पांच जितने भी वर्ड में लिखा हूं, पांच वर्ड है, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर इन पांचों में से कोई वर्ड दिखाई दिया तो कंफर्म हो जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस है। तो चलेंगे, पहला क्या है, ऑलवेज है, ऑफन है, यूजली है, जनरली है, एवरीडे है। ये पांच सेंटेंस हैं, ये जिस सेंटेंस में होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो जाते हैं। लेकिन यही जो पांच वर्ड है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कभी कभी दिखते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट होता है। इसमें प्लस में करके हो जाता है नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम। अगर इसके आगे प्रेजेंट टाइम, दिस टाइम अगर ये सब ऐड हो जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, बस आपको स्पष्ट दिखता रहेगा कि ऑलवेज, ऑफन या यूजुअली, जनरली, एवरीडे। अगर इन पांचों में से कोई भी अगर सेंटेंस में नजर आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस अगर उसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब में यस या ईएस लगता है। अगर उसका सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता है। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हम देख रहे हैं कि इन पांचों में से एक वर्ड यूजुअली भी यहाँ पर आया है। तो मैंने अभी कहा कि यहाँ पर इन पांचों में से कोई भी अगर वर्ड इन सेंटेंस में दिखाई देंगे तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी वर्ब रखेंगे। साथ ही साथ देखना है कि ये सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये इसमें से कोई एक वर्ड आया है यूजुअली, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो गए। पहले तो हम सेंटेंस को पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार कैसी वर्ब होती है हमने अभी बताया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही आएंगी और सिंगुलर वर्ब वो होती हैं जिसमें यस या ईएस लगा रहता है। देखिए नाउन में वर्ब में ना ठीक उल्टा कुछ क्रियाएं होती हैं। जैसे कि नाउन में संज्ञा में अगर यस या ईएस जोड़ते हैं तो प्लुरल बनता है, जबकि वर्ब में यस या ईएस जोड़ने पर वो सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए और सिंगुलर वर्ब वो होती है जो अपने साथ यस या ईएस लेकर के आती हैं। तो आप लोग देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब कौन है? स्पीक, इसमें तो यस नहीं जुड़ा है, ये तो स्पीकिंग हो गया है, आईएनजी जुड़ा है, ये भी नहीं होगा। स्पीक्स मतलब स्पीक में यस लगा हुआ है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो मेरा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे इसमें तो और भी रूल हैं, है ना, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, मैं उसी को डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हूँ।
और उसका आप लोग को हिंदी अर्थ नहीं खोजना है, बस कोड समझ लेना है कि इन पांचों में से कोई वर्ड दिखाई दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। ठीक है, इसी के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एक और सेंटेंस आता है जिसके पहले व्हेन या इफ हमने बताया था। व्हेन या इफ से अगर वो चालू होता है तो इसके बाद जो सेंटेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे और दूसरा जो भाग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसा कि मैंने एग्जाम आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था इसको कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। यदि का मतलब इफ। तो ये सुनने में लगते हैं कि दोनों फ्यूचर टेंस के हैं, लेकिन एक बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं उसके सेंटेंस को पहचानने के लिए हमने यहाँ पर कुछ वर्ड ले रखा हूँ। अगर उस सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में नाउ NOW, नाउ मतलब अब, दिस टाइम प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, अगर ये वर्ड नजर आएंगे तो समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं दिस टाइम लगा हुआ है, ठीक ना। और मैंने ऊपर में क्या बताया कि या तो नाउ भी रह सकता है या दिस टाइम या प्रेजेंट टाइम या एट द मोमेंट। तो इसमें दिस टाइम लगा हुआ है तो ये सेंटेंस किस टेंस के हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हो गए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 का मतलब क्रिया में ING। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि क्रिया में ING लगा है, लेकिन इसमें क्या फिलअप करना है, तो इज MR करना होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। तो डू तो हो नहीं सकता, डू नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि V4 है, क्रिया में ING है तो क्रिया का चौथा रूप हो गया। क्रिया का चौथा रूप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हमने अभी लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बताएंगे कि डू तो हो नहीं सकता क्योंकि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। डिड हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में होता है। यहाँ पर अब इज भी है, तो क्या ये सोचना होगा कि यू के साथ इज वर्ब आना सुटेबल होगा, नहीं। तो क्या होगा इसमें, डी होगा, ऑप्शन डी होगा, आर इसमें फिलअप किया जाएगा। तो एक बार फिर आप लोग को रिकॉल कर देता हूं कि किसी सेंटेंस में अगर नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट अगर एड है, जुड़ा हुआ है, तो समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं तो इसमें इज MR आएंगे। तो ये फिलअप करने के लिए यही वर्ब आता है। तो इज आर में से क्या होगा, आर होगा, क्योंकि यहाँ पर यू है ना, यू के साथ आर आता है। चलते हैं नेक्स्ट टर्म, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसमें एट, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ये वर्ड लगे होते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिया है, यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है, इनमें से एक ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, तो ऑलरेडी आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3। तो यहाँ तो हमने ऑलरेडी देखा तो कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैव, हैज मैं अभी बोला था, तो बताएंगे आई के साथ हैव रहेगा कि हैज रहेगा, तो हैव रहेगा। और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हैव, हैज के बाद V3 आता है। V3 का मतलब कि वर्ब का तीसरा रूप था, सी का सी में तीसरा रूप हो गया है। तो ये हमारा ऑप्शन सही ए होगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। अब आते हैं चौथा टर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए तो ऐसे हिंदी में देखेंगे तो होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा, समय के साथ ता रहा है, ती रही है, ते रहे आदि सब लगा रहता है, या रहा है, रही लगा रहता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो मैं अभी उसका पहचान बताया उसमें नहीं रहते हैं, फिर भी वो बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका होता है कि दोनों के लिए, जिसमें ता रहा है, ती रही है, रहा है, रही है, लगा रहे, ना लगा रहे, दोनों वाक्यों को पकड़ने के लिए एक ही मात्र कोड होता है, ये जो मैं लिखा हूं। एक है पॉइंट ऑफ टाइम, समय का बिंदु। अगर समय का बिंदु अगर उसमें दिखाई देगा उस सेंटेंस में तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अब पीरियड ऑफ टाइम, अगर समय की अवधि, समय की अवधि अगर रहेगा उसमें तो फोर का प्रयोग करेंगे। और जब सिंस फोर का प्रयोग होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाते हैं। जैसा कि एग्जांपल में हम यहाँ लिए हैं, यू हैव बीन रीडिंग। देखिए इसको और भी समझने के तरीके हैं कि ये
परफेक्ट होने के चलते हैव है, और कंटिन्यूअस होने के चलते भर में आईएनजी जुड़ा हुआ है। यू हैव बीन रीडिंग द रामायण, रामायण, तुम रामायण पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर डॉट डॉट फिलअप करना है 3 o'clock। तो यहाँ पर जो टाइमिंग दिया गया है, एक बात ध्यान में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मोस्टली टाइमिंग दिया ही रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइमिंग आपको दिए रहेंगे। तो यहाँ पर जो टाइम दिया है 3 बजे से, तो ये टाइमिंग जो दिया गया है, बताइए पॉइंट ऑफ टाइम है, समय का पॉइंट कर दिया गया है या समय का अवधि बताया गया है। तो 3 बजे की बात कर रहे हैं, तो मानकर चलिए कि अभी आपको 3 बजे की बात हो रही है, तो आप 3 बजे से पढ़ रहे हैं, तो 3 बजे से आपने पढ़ना चालू किया 3 बजे से, और अभी सपोज दैट मान के चलिए कि प्रेजेंट टाइम में 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो 3 बजे से पढ़ना चालू किए आप, तो यहाँ से यहाँ तक टाइमिंग जो है बंद गई ना, कि 3 बजे जो क्रिया शुरू किए, पढ़ने वाला क्रिया चालू किए, तो कितने बजे, 3 बजे। तो 3 बजे पढ़ने वाली क्रिया चालू हुई, तो अब पढ़ते पढ़ते अब देखिए कि अब कब तक आप पहुंच चुके हैं, तो 6 बजे तक मान के चलिए सर, 6 बजे तक पढ़ रहे हैं। तो इन 2 पॉइंटों के बीच में समय आपकी बाउंडिंग हो जाती है, 2 पॉइंट के बीच में। तो जब टाइमिंग यहाँ पर पॉइंट दे देगा, टाइम का पॉइंट दे देगा, समय का बिंदु दे देगा, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सीन्स का। यहाँ जैसे मैं लिखा हूँ पॉइंट ऑफ टाइम, सीन्स का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सीन्स है ऑप्शन में। लेकिन अब एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं रख लूँ कि आई हैव बीन राइटिंग अ बुक 5 hours। अब यहां पर समझना होगा 5 hours, मैं 5 घंटों से किताब लिख रहा हूं, तो यहां पर 5 hours है, ठीक ना। तो अब बताएंगे आप लोग सीन्स होगा कि 4 होगा, तो यहां पर 4 होगा, यहां पर 4 के प्रयोग किए जाएंगे। 4 क्यों, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि 5 घंटे से, 5 बजे से नहीं करे, 5 बजे से कहते तो 5 बजे से लेके अब तक का टाइम आप काउंटिंग कर लेते आप, लेकिन 5 घंटे से कह रहा है, तो भाई 5 घंटे से किताब लिख रहे हैं, तो उस समय कितना बज रहा था इसका तो यहाँ कोई चर्चा नहीं हुआ, बस कह रहे 5 घंटे से, उस लिखने का जो अवधि है उसको बताया गया है कि आप किताब लिख रहे हैं, तो उसका अवधि कितना लगा, तो 5 घंटा लगा। लेकिन कई बजे लिखना चालू किए इसका कोई निर्धारित समय नहीं पता चल रहा है, तो वहां पर हम लोग 4 का प्रयोग करेंगे। जब केवल अवधि दिया जाता है ना, तो वहां पर हम लोग 4 का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई क्रिया करने का समय दे दिया जाता है, कितने बजे से, किस सन ईस्वी से, किस महीना से, अगर उसका पॉइंट दे दिया जाता है, तो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा। लेकिन केवल अवधि क्या आ जाएगा, 5 महीनों से, तो 5 महीना का दिए तब अवधि बता रहे हैं, लेकिन वही मार्च से कर देंगे तो मार्च आपका पॉइंट हो जाता है, समय का बिंदु मिल जाता है, इसलिए वहां पर सिंस का प्रयोग होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।